गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग लेसन 2 पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल अफेयर्स का। सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट का करंट अफेयर सब्जेक्ट का लेसन 2 है। ये फाइनेंशियल अफेयर नाम है इस चैप्टर का। तो इसमें जो है, इसको स्टार्ट करने के पहले मैं एक रिकमेंडेशन ये दूंगा कि एक पेपर आता है जिसका नाम है इकोनॉमिक्स टाइम। क्या नाम है? इकोनॉमिक्स टाइम। ये आप लोग सब रेगुलरली पढ़ना चालू करो। आपके जो सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस है उसके लिए तो बेस्ट है ही, और बाकी भी जगह के लिए अच्छा रहेगा ये आपके लिए। तो करंट डेवलपमेंट इन बैंकिंग इंडस्ट्री जो है, अभी हम लोग कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन से गुजर रहे हैं, और ये लॉकडाउन के दौरान बनाए गए वीडियोज़ है जो अभी आप देख रहे हैं ये। तो इसमें जो आरबीआई का रोल है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। आरबीआई का इस दौरान में जो रोल आ रहा है वो, तो आप देखेंगे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ध्यान देने वाली बातें जो है उसको मैं अंडरलाइन करूंगा। आई एम मेकिंग अ शॉर्ट नोट कि कब कब क्या क्या हुआ है। तो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ आरबीआई को। आरबीआई इस्टेब्लिश्ड हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है। इनका एक एक्ट बनाया गया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। ठीक है। तो इस्टेब्लिश्ड हुई थी 1935 में, मगर एक्ट बने हुआ है 1934 का। ये बात क्लियर हुई। द सेंट्रल ऑफिस वॉज इनिशियली सिचुएटेड एट कोलकाता। तो कलकत्ता में था इनिशियली सेंट्रल ऑफिस। ठीक। अब कहां पे है? परमानेंटली मुंबई 1937। तो 1937 से इनका ऑफिस मुंबई में। तो आप मुंबई याद रखो। द सेंट्रल ऑफिस इज वेयर द गवर्नर सिट्स। तो सेंट्रल ऑफिस जो है वो ऑफिस रहता है जहां पे गवर्नर सिट करता है, बैठता है। एंड वेयर द पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड, जहां पे जो पॉलिसीज है वो बनाई जाती है। Though originally privately owned, since nationalization in 1949, the Reserve Bank of India is fully owned by the Government of India. तो नेशनलाइजेशन के बाद में इसको जो है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो हम लोग बोलेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज फुल्ली ओन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, क्लियर होता है। क्या क्या काम है ये सब आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, फिर से एक बार पढ़ेंगे। मॉनेटरी अथॉरिटी का काम है, मतलब जो नोट इशू करने का काम रहता है वो रिजर्व बैंक के पास रहता है। रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम है, मतलब जो हमारे पूरे भारत के फाइनेंशियल सिस्टम को। अब इसको आपने सबसे बढ़िया लेवल में कब देखा होगा? जिस समय ये हुआ था हमारा, क्या नाम है, जब करेंसी रिस्ट्रिक्ट कर दी गई थी, उस समय डीमोनेटाइजेशन के समय आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से देखा होगा। इवन इस पैंडेमिक की सिचुएशन में, महामारी की सिचुएशन में, जितने भी मेजर्स जो फाइनेंस मिनिस्टर है भारत के वो डिक्लेयर कर रहे हो, पूरे के पूरे जो है वो फाइनेंशियल सिस्टम से, मार्केट से, बैंकिंग सिस्टम से हो रहे हैं, और पूरे रिजर्व बैंक के थ्रू हो रहे हैं। द मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, भारत में जितना भी फॉरेन एक्सचेंज है वो रिजर्व बैंक के पास में रखा रहता है। इशू ऑफ करेंसी, करेंसी इशू करने का काम है। डेवलपमेंट रोल, भारत के जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको डेवलप करने का काम भी जो है वो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में रहता है। रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, अभी इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की है, उसका नाम है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई की स्थापना इन्होंने की है। रिलेटेड फंक्शंस है। मॉनेटरी अथॉरिटी के काम है, तो क्या क्या आएंगे मॉनेटरी अथॉरिटी में रिजर्व बैंक के? फॉर्मुलेट, इंप्लीमेंट एंड मॉनिटर्स द मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको बनाना, इंप्लीमेंट करना, और उसको देखना कि वो पॉलिसी कैसे काम कर रही है। ऑब्जेक्टिव, मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी, तो प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने का काम भी जो है रिजर्व बैंक का है। और फॉर्मुलेट करने का काम मॉनेटरी पॉलिसी का भी रिजर्व बैंक का है, while keeping in mind the objective of the growth।
Regulator and supervisor of the financial system prescribe broad parameter of banking operation within which the country's banking and financial system function। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो जितने भी नियम कायदे हैं वो सब प्रकाशित करता है। आपको इसके पहले भी कभी आपने सुना होगा कि जितने भी बैंक इंडिया में हैं उन सबको लाइसेंस लेना पड़ता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अगर उनको काम करना है तो। ऑब्जेक्टिव मेंटेनिंग पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द सिस्टम, जो कि अभी तो बहुत डिस्ट्रॉय हो गया। भारत में अभी बैंकिंग सिस्टम इतना खराब हो गया पिछले 5-6 साल में कि बहुत लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं है सिस्टम पे। जैसे पीएमसी बैंक का घोटाला हो गया, यस बैंक का घोटाला हो गया, उसके पहले भी जो बैंकिंग फ्रॉड्स हुए उसके कारण। तो रिजर्व बैंक कहीं ना कहीं भारत में उस पॉइंट पे कम हो रहा है, मगर उसका काम है पब्लिक का कॉन्फिडेंस बैंकिंग सिस्टम में मेंटेन करना, प्रोटेक्टेड डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट एंड द प्रोवाइड कॉस्ट इफेक्टिव बैंकिंग सर्विसेज टू द पब्लिक। तो कॉस्ट इफेक्टिव बैंकिंग सर्विसेज जो है वो पब्लिक को मुहैया करवाने का भी इनका काम है। मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जो फॉरेन एक्सचेंज का पैसा है वो उनको रखना है, तो ये मैनेज करता है। ये आरबीआई जो है, आरबीआई इज एन अथॉरिटी अंडर फेमा। तो आरबीआई जो है वो फेमा के अंतर्गत एक अथॉरिटी है। ठीक। ऑब्जेक्टिव टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट, प्रमोट ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। मतलब जो फॉरेन एक्सचेंज का मार्केट है उसको भी मेंटेन करने का काम इंडिया में इन्हीं का है। इशूअर ऑफ करेंसी है तो करेंसी इशू करते हैं। इशूज एंड एक्सचेंजेस और डिस्ट्रॉय करेंसी एंड द कॉइन्स नॉट फिट फॉर द सर्कुलेशन। तो जो भी करेंसी है जो कि अच्छी काम नहीं कर रही है भारत में, उसको वापस लेने का काम जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। नए नोट इशू करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस बारे में करता है भाई। ठीक है। उसके बाद में क्या, ऑब्जेक्टिव टू गिव द पब्लिक एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ सप्लाईज ऑफ करेंसी नोट्स। मतलब एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ सप्लाई ऑफ करेंसी नोट्स को मेंटेन करने का काम भी और अच्छी कंडीशन में मेंटेन करने का काम रिजर्व बैंक करता है। मुंह से बोलते चलेंगे। डेवलपमेंट रोल भी रिजर्व बैंक का काम है। परफॉर्म ए वाइड रेंज ऑफ प्रमोशनल फंक्शन टू सपोर्ट द नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो नेशनल ऑब्जेक्टिव्स को सपोर्ट करने का काम है। एंड द रेगुलेटर and the supervisor and the regulator and supervisor of payment and settlement system। तो regulator है और payment of सुपरवाइजर है पेमेंट और सेटलमेंट का। मैंने एनपीसीआई के बारे में बताया, उसको भी रिजर्व बैंक ओन करता है। इंट्रोड्यूसेस एन अपग्रेड सेफ एंड एफिशिएंट मोड ऑफ पेमेंट सिस्टम इन द कंट्री टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द पब्लिक एट लार्ज। तो जितनी भी पब्लिक है भारत देश में, उनकी जितनी भी पेमेंट सेटलमेंट की रिक्वायरमेंट है उसको मैनेज करने का काम आरबीआई का है। और ऑब्जेक्टिव मेंटेन पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द पेमेंट इन द सेटलमेंट सिस्टम। तो पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम को मेंटेन करने का भी काम आरबीआई करता है। कितने रीजनल ऑफिसेज है आरबीआई के, तो आरबीआई हैज 27 रीजनल ऑफिसेज, मोस्ट ऑफ देम इन द स्टेट कैपिटल। मतलब स्टेट जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी जो कैपिटल है, राजधानियां है, वहां पे है। एंड 4 सब ऑफिसेज है, 4 और ऑफिसेज हैं। बैंकिंग सेक्टर इन न्यूज। अब कब कब, ये थोड़ा नीचे वाला पॉइंट आ गया अब हमारा, कि कब कब बैंक जो है न्यूज में रहते हैं बैंकिंग सेक्टर। अनाउंसमेंट इन द यूनियन बजट 2020। इन द यूनियन बजट 2020 श्रीमती निर्मला सीतारमन ऑनेबल प्राइम फाइनेंस मिनिस्टर। अब आप देखिए, श्रीमती निर्मला सीतारमन ऑनेबल फाइनेंस मिनिस्टर है, अनाउंस द फॉलोइंग रिलेटेड टू। तो उन्होंने नीचे दिए गए ऑब्जेक्टिव अनाउंस किए हैं। गवर्नेंस रिफॉर्म टू बी कैरिड आउट टू ब्रिंग इन ट्रांसपेरेंसी एंड ग्रेटर प्रोफेशनलिज्म इन पीएसबी public sector banks, few PSBs to be encouraged to approach the capital market to raise the additional capital। मतलब उन्होंने बोला है कि गवर्नेंस बहुत अच्छा रहना चाहिए, बिकॉज आप देखते हो कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो पैसा है वो कुछ समय बाद खत्म हो जाता है, बिकॉज कहीं ना कहीं गलत डिसीजन मेकिंग वहां पे होती है।
तो गवर्नमेंट ने बोला है वहां पे ट्रांसपेरेंसी और प्रोफेशनलिज्म हो, और कुछ बैंकों में इसको इनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट ने जो है वो उनको बोला है कि आप और पैसा रेज करो, सेबी के पास में जाओ, मार्केट के पास में जाओ, जिससे आप रोज रेगुलर पैसा रेज करोगे तो आप ज्यादा अकाउंटेबल होंगे जनता के प्रति। फिर एक इन्होंने अभी पीएमसी बैंक का घोटाला हुआ था उसके बाद में एक लाया है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के करके। ये जो है ये आपका जो बैंकों में पैसा जमा रहता है उसकी गारंटी देती है। तो आप देखिए यहाँ पे नीचे लिखा है इज नाउ 1 लाख टू 5 लाख पर डिपॉजिटर, मतलब पहले डीआईसीजीसी जो थी उन्होंने आपके पैसे की गारंटी 1 लाख तक के दी थी, मतलब आपका पैसा बैंक में अगर जमा है और डूब जाता है 2 लाख तो आपको 1 लाख मिलेगा। बट अब वो बोल रहे हैं कि अगर आपका पैसा 5 लाख तक के डूबेगा पर अकाउंट तो आपको 5 लाख रुपए देंगे। तो अगर आपका 4 लाख डूबा तो 4 मिल जाएंगे, अगर आपका 6 डूबा तो 5 मिल जाएंगे। Scheduled commercial banks help under monitoring through the robust mechanism keeping depositors money safe। तो जो कमर्शियल बैंक है उनको थोड़ा ज्यादा टफ लेवल पे अच्छे से नियम कायदे मेंटेन करने को बोला गया है। कोऑपरेटिव बैंक विल बी स्ट्रेंथन बाय अमेंडिंग द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ये बहुत बड़ा एक कदम था कि पीएमसी बैंक के बाद में लोगों का भरोसा जो है कोऑपरेटिव बैंक पे कम होने लगा था, तो उन्होंने बोला कि हम बैंकिंग अमेंडमेंट एक्ट लेके आएंगे, amending the banking regulation act for increasing the professionalism, enabling the access to capital and improving the governance and oversight for the sound banking through the RBI। The limit for NBFC to be eligible for debt recovery under सरफासी सिक्योरिटी, अब ये भी क्या है, ये एक एक्ट है जो लोग बैंकों का पैसा नहीं देते तो बैंक जो है उनकी प्रॉपर्टियों को बेच के उनसे पैसा वसूली कर सकता है। इसको सरफासी कानून में बोला गया है। सरफासी, ये सरफासी और पूरा नाम क्या है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 है ये, ठीक। इज प्रपोज टू बी रिड्यूस फ्रॉम 500 करोड़ टू द एसेट साइज ऑफ 100 करोड़ और लोन साइज फ्रॉम एग्जिस्टिंग 1 करोड़ टू 50 लाख। तो इन्होंने उसको बोला है कि एनबीएफसी भी एलिजिबल हो सरफासी में, तो पहले 500 करोड़ रुपए तक की एसेट्स को 100 करोड़ रुपए के लोन साइज पे लाया है और 1 करोड़ की एसेट को 50 लाख रुपए पे लाया है। To meet the need for the greater private capital, it is proposed to sell the balance of holding of the government of India IDBI to bank to private retail and institutional investor through the stock exchanges। तो इन्होंने ये भी बोला कि भाई गवर्नमेंट के पास में ज्यादा पैसा है, दूसरी बात है बैंक ज्यादा अकाउंटेबल हो, तो जो गवर्नमेंट की हिस्सेदारी बैंकों में है उनको बेचा जाना चाहिए। फाइनेंशियल मार्केट है, उसके बाद में हमारे पास अब फाइनेंशियल मार्केट अगर आप देखेंगे तो डीपनिंग बॉन्ड मार्केट है। तो बॉन्ड मार्केट अभी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। सर्टेन स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू बी ओपन फुल्ली फॉर नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर्स ऑल्सो। तो कुछ गवर्नमेंट की सिक्योरिटी भारत में जो लोग नहीं रहते उनको इन्वेस्ट करने के लिए भी ओपन की गई है। एफपीआई लिमिट इन द corporate bond increased to 15% from 9% of existing stock from its outstanding stock। तो एफपीआई का जो लिमिट है फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो है उनका लिमिट इन्होंने बढ़ा के 9 से बढ़ा के 15 किया है। न्यू लेजिस्लेशन टू बी फॉर्मुलेटेड फॉर लेइंग डाउन ए मैकेनिज्म फॉर नेटिंग ऑफ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है, जो नीरव मोदी का केस हुआ था, नीरव मोदी के केस में क्या किया था उन्होंने कि उन्होंने जो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये फॉरवर्ड के, फ्यूचर्स के, इनका दुरुपयोग करके बैंकिंग सेक्टर में किया था और बाद में इस बारे में पता चला था। तो गवर्नमेंट ने बोला कि अपन इस बारे में नया कानून बनाएंगे और स्कोप ऑफ क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप टू बी एक्सपेंडेड। तो एक क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप होता है, हम लोग जनरली सीए फाइनल या सीएस प्रोफेशनल में पढ़ाते हैं, तो उसको भी लाया था, आपको ज्यादा उसमें जाना है नहीं। डेट बेस्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, डेट बेस्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसको मोनेटाइजेशन बोलते हैं गवर्नमेंट की भाषा में। तो अगर किसी के पास में किसी दूसरी कंपनी पे पैसा लगाया हुआ है और उसको पैसे की जरूरत है तो उसको बेच सकता हो। तो डेट
based exchange traded fund expanded by new debt ETF, electronic transfer fund consisting of primarily of government security to give attractive access to retail investor, pension fund and long-term investors. A partial credit guarantee scheme for NBFC, मतलब NBFCs के लिए इन्होंने partial credit guarantee scheme लाई है. NBFC formulated post the Union Budget 2019-20 to address their liquidity constraint. मेगा बैंक मर्जर, अब ये भी बहुत किया इन्होंने, बहुत सारे बैंक है, बहुत फैला के रखे हुआ था और कस्टमर इतने थे नहीं, जबरदस्ती वो रेंट चल रहा है, तो इन्होंने बहुत सारे बैंकों को मिला के जो है एक बैंक में लाया है. द बिग पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैव बीन मर्ज इनटू four. India will now have 12 public sector banks from 27. तो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक रह गए हैं 27 से 2. ठीक है. द मर्जर ऑफ बैंक वाज अनाउंस्ड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ऑन August 30, 2019. मर्जर ऑफ बैंक अनाउंस्ड. ठीक है. The bank which were merged together are Punjab National Bank, Oriental Bank of Commerce, United Bank of India, Indian Bank, Allahabad Bank, Canara Bank, Syndicate Bank, Union Bank of India, Andhra Bank, Corporation Bank. The government, इनको अंडरलाइन कर दे हुए, PNB, ओरिएंटल बैंक, यूनाइटेड बैंक, इनको सबको मर्ज कर दिया है एक साथ में जो लाके है. The government also unveiled the governance reforms in the public sector banks, providing their boards greater autonomy, flexibility to fix sitting fees of independent director, longer term to director at the management committee of the board. तो ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज. की हाइलाइट्स क्या है? तो की हाइलाइट्स में देखिए, पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया to merge to form the country's second largest lender. The merger of Syndicate Bank with the Canara Bank will create the fourth largest public sector bank with 15.20 lakh crore business and a branch network of 10,324 branches. Andhra Bank and the Corporation Bank merger with the Union Bank of India will create the India's fifth largest public sector bank with 14.59 lakh crore and the 9,609 branches. इतना सारा डेटा है, आप ये देखिए यहाँ पे जो है इनको हाईलाइट करते हैं, बड़ी स्क्रीन पे देखते हैं. द मर्जर ऑफ अलाहाबाद बैंक विद द इंडियन बैंक विल क्रिएट, तो यहाँ पे इसको अंडरलाइन करते, मर्जर ऑफ अलाहाबाद बैंक विद द इंडियन बैंक. उसके बाद में मर्जर ऑफ सिंडिकेट विद द कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल, ओरिएंटल बैंक एंड ये यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया एक साथ आ गए. will create the seventh largest public sector bank with 8.08 lakh crore with the strong branch network in the south, north and the east of the country. तो अब कौन किसके साथ में मर्ज हुआ, इसका एक लिस्ट बना के दिया है नीचे में, जो है मैंने ऊपर हाईलाइट किया आपके लिए. मोटिव बिहाइंड द मर्जर ऑफ PSB आर इनहेंस कैपेसिटी टू इंक्रीज द क्रेडिट, मतलब वो चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट बढ़े. ठीक. बैंक्स विद ए स्ट्रॉन्ग नेशनल प्रेजेंस एंड द इंटरनेशनल रीच, तो जो बैंक है जिनकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस और इंटरनेशनल रीच है. रिडक्शन इन लेंडिंग कॉस्ट, तो उधार देने में कम खर्चे आए. नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी फॉर द बैंकिंग सेक्टर, इंप्रूव्ड एबिलिटी टू रीच द मार्केट रिसोर्सेस. रिवीजन इन द नॉर्म फॉर करंट ऑडिट सिस्टम ऑफ बैंक, तो बैंकों के जो ऑडिट सिस्टम है उनमें भी बदलाव किया गया और उनको बोला गया कि इन ऑडिट सिस्टम को हमको बेहतर करना है भाई. रिवीजन इन नॉर्म्स फॉर कंकरेंट ऑडिट सिस्टम ऑफ बैंक जो है, तो RBI ने, मैंने पहले भी बोला कि बैंक से डील करने के लिए हमने RBI को ऑथोराइज करे हुआ है. तो RBI revised the norm for the concurrent audit system of bank. Concurrent audit aims at shortening the interval between a transaction and its independent examination. यहाँ पे अंडरलाइन करते, concurrent audit का एम है shortening the interval between transaction and its independent examination,
मतलब जनरली कंकरेंट ऑडिट में क्या होता है कि अभी ट्रांजैक्शन हुआ और कुछ समय बाद उसको ऑडिट हो जाता है, तो पता चल जाता है कि भाई कहीं पे कोई गड़बड़ तो नहीं है। सम ऑफ द रिवाइज्ड नॉर्म्स इंक्लूडेड द ऑप्शन टू कंसीडर वेदर द कंकरेंट ऑडिट शुड बी डन बाय द बैंक्स ओन स्टाफ और द एक्सटर्नल ऑडिटर्स। तो आजकल अभी बहुत सारे कंपनीज एक्ट में ये नियम कायदे आए हैं इंटरनल ऑडिट, कंकरेंट ऑडिट वगैरह के लिए भी, कि भाई किसको करना है ये ऑडिट जो है, तो बैंक के खुद के स्टाफ को करना है या एक्सटर्नल ऑडिटर को लाना है, कंटिन्यूज टू बी लेफ्ट टू द डिस्क्रिशन ऑफ इंडिविजुअल बैंक्स। The revised norms state that the head of the internal audit in the bank should participate in the selection of concurrent auditor where such function is outsourced and should be responsible for the quality रिव्यू, और वो उसकी जो क्वालिटी रिव्यू है इंक्लूडिंग द स्किल्स ऑफ द स्टाफ एम्प्लॉयड ऑफ द वर्क ऑफ द कंकरेंट ऑडिटर्स रिपोर्टिंग टू हर। मतलब जो हमारा जो इंटरनल ऑडिटर हेड रहता है बैंक का, उसको हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है कि भाई आप देखो कि कंकरेंट ऑडिट कैसे करने का है। The norms further stated that the bank should frame a policy for fixing the accountability in case of serious act of omission or commission noticed in the working of bank own staff। मैं पढ़ रहा हूँ, एक एक करके आप देखते जाइए। तो बैंक ओन स्टाफ, रिटायर्ड स्टाफ वर्किंग एज अ कंकरेंट ऑडिटर। तो जनरली आजकल बैंक क्या करने लग गए हैं, बैंक अपने जो खुद के रिटायर्ड स्टाफ रहते हैं उनको भी बोल देते हैं कि चलो एक काम करते क्या, आप वापस से इंटरनल ऑडिटर या कंकरेंट ऑडिटर के तौर पे आ सकते क्या, बिकॉज दे नो द वर्किंग ऑफ द बैंक। ए क्वार्टरली review containing the important feature brought out during the concurrent audit should be placed before the audit committee of the board of directors। तो audit committee of the board of director जो है उसके सामने क्वार्टरली रिव्यू किया जाता है। क्वार्टरली रिव्यू मतलब हर 3 महीने में रिव्यू किया जाता है कि क्या क्या बातें फाइंडिंग सामने आई। Oblique local management committee, the zone wise finding of the concurrent auditor may be reported to ACB oblique LMC on a quarterly basis। Banning of unregulated deposit scheme act 2019 जो है ये पार्लियामेंट से में बना था। The parliament approved the banning of unregulated। तो पार्लियामेंट जो है उन्होंने, पार्लियामेंट ने बैन किया है अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम 2019। इट विल हेल्प टू टैकल द मीन्स ऑफ द इलिसिट डिपॉजिट टेकिंग एक्टिविटीज इन द कंट्री विच एट प्रेजेंट आर एक्सप्लॉइटिंग द रेगुलेटरी गैप्स एंड लैक ऑफ स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर टू ड्यू पुअर एंड गलिबल पीपल ऑफ देयर हार्ड अर्नड सेविंग्स। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि भाई जो गरीब लोग हैं, थोड़े से पुअर पीपल हैं, उन लोगों का जो सेविंग किए हुआ पैसा रहता है उसको किसी ना किसी स्कीम में डलवा देते हैं। तो गवर्नमेंट ने जो है 2019 में अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम बिल लाया और उसको बैन कर दिया। The Act provides for a mechanism to ban the unregulated deposit scheme and protect the interest of the depositor। It amend the 3 laws Reserve Bank of India Act 1934। मतलब ये स्कीम लाने के लिए जो है RBI 1934 को बदलना पड़ा, सेबी को बदलना पड़ा, और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 इसको बदलना पड़ा। तो कल जाके आपसे पूछा जा सकता है कि RBI का एक्ट नंबर कौन सा है, 1934 है भैया। फिर जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का एक्ट है वो 1992 है, और द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 है। तो इस बारे में ध्यान देंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिवाइज सर्विस चार्जेस विद इफेक्ट फ्रॉम अक्टूबर 1, 2019। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि भारत का एक महाराजा बैंक है, उन्होंने जो है अपने चार्जेस है उनको रिवाइज किया है। द स्टेट, आजकल नहीं बैंक वाले लेते हैं वो चेकबुक के लिए कुछ पैसे लेते हैं, फिर एनुअल एवरेज मंथली बैलेंस के चार्जेस होते हैं, कुछ SMS के चार्जेस होते हैं, है ना। तो बहुत सारे चार्जेस को उन्होंने रिवाइज किया है। The State Bank of India has revised the service charges for deposit and withdrawal on October 2000 on October, तो अक्टूबर 1 को किया है, encompassing cash withdrawal, average monthly balance, deposit and withdrawal which affect the scores of the customers in many ways। तो जो कस्टमर्स हैं उनको बहुत तरह से अफेक्ट बेटर ऑफ करेगा, वो अच्छा रखेगा।
On maintenance of average monthly balance, starting October 1, SBI has reduced the minimum average monthly balance requirement from 5,000 to 3,000. तो SBI ने इसको कम कर दिया है, 5,000 से 3,000 कर दिया है. Under the revised rule, if someone does not maintain 3,000 as average monthly balance and falls short of 50%, the individual will be charged 10 plus GST. मतलब अगर कोई बंदा जो है, अगर वो 50% से समझ लो कम हो गया, 3,000 रखना था मगर उसके पास में जो पैसा है वो 1,500 रुपए है, तो बैंक जो है 10 रुपए प्लस GST चार्ज करेंगी. इफ द अकाउंट होल्डर फॉल शॉर्ट बाय मोर देन 75, इट विल इनवाइट अ फाइन ऑफ 15 रुपीज. मतलब अगर वो 75% से कम होता है तो 15 रुपए प्लस GST लगेगा. जनरली GST का रेट 18% मान के चलने का है. इन सेमी अर्बन ब्रांचेज SBI अकाउंट होल्डर नीड टू मेंटेन एन एवरेज मंथली बैलेंस ऑफ 2,000. तो ये जो 3,000 वाला जो बैलेंस था, 3,000 एज एवरेज मंथली बैलेंस, ये आपका किधर को था? ये आपका अर्बन में था भाई साहब. हाँ, अर्बन में. हाँ, अब अगर आप सेमी अर्बन में रहते हो तो वहां पे 2,000 की लिमिट है, और अगर आप रूरल में रहते हो, रूरल ब्रांचेस है, तो वहां पे 1,000 की है. इफ द शॉर्टफॉल इज लेस देन 50% फॉर द सेमी अर्बन ब्रांचेस, देन द एक्स्ट्रा चार्ज विल बी 7.5 प्लस GST. फॉर बिटवीन 50 to 75% फाइन इज 10 प्लस GST. तो फाइन जो है 10 रुपए प्लस GST, एंड अबाउ 75% द चार्ज विल बी 12 प्लस GST. तो बहुत ज्यादा हो गया ये. आई डोंट थिंक कि इतना बहुत ज्यादा अपने को काम में आएगा, बट फिर भी हमको याद रखना चाहिए भाई. हम लोग अभी शॉर्ट नोट बना रहे हैं, तो हम लोगों ने पहले उन्होंने बोला है कि 3,000 रुपए अर्बन में होना, सेमी अर्बन में 2,000 होना, और आपका जो रूरल है वहां पे 1,000 रुपए होना. उसके बाद में उन्होंने बोला है कि अर्बन में 50 रुपए, 50% से कम होता है पैसा तो 10 रुपए प्लस GST लगेगा. 75 से कम होता है तो 15 रुपए प्लस GST लगेगा. हाँ, इन सेमी अर्बन में अगर उन्होंने बोला है कि शॉर्टफॉल जो है 50% लेस देन 50% है तो 7.5 रुपए प्लस GST लगेगा. 50 से 75 है तो 10 रुपए लगेगा, और 75 से ज्यादा का है तो 12 रुपए लगेगा. और रूरल जो एरिया है वहां पे अगर 50% से कम का शॉर्टफॉल है, मतलब आपने 50% से कम रुपए रखे हुए हैं, तो चार्ज जो है 5 रुपए प्लस GST लगेगा. 50 से 75 रुपए अगर है तो 7.5 रुपए प्लस GST लगेगा. वाइल द शॉर्टफॉल इज ओवर 75% तो 10 रुपए प्लस GST लगेगा. अब हमारे पास में नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर मैकेनिज्म हमने सुना होगा. इसका फुल नेम आपसे पूछा जा सकता है, NEFT इसको बोला जाता है. रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आपने अपने कॉमन घर में सुना होगा, तो आपने RTGS इसको बोला जाता है. चार्जेस हैव ऑल्सो रिवाइज, तो इनके भी चार्जेस थे तो उसको भी रिवाइज किया है. वाइल द NEFT एंड द RTGS चार्जेस थ्रू डिजिटल मीन्स आर फ्री, मतलब वो फ्री है. फी आर इम्पोज्ड एट द ब्रांचेस, मतलब अगर ब्रांचेस के थ्रू जाके करते हो तो ही पैसे लगेंगे, मगर अगर ऑनलाइन आप कर रहे हो, जैसे SBI का एक ऐप है यूनो SBI करके, यूनो, क्या नाम है उसका? यूनो SBI. ये क्या है? ये SBI मोबाइल ऐप है भाई ये. हाँ, ठीक है, तो उसके थ्रू करते हो तो कोई चार्जेस नहीं है. तो NEFT ट्रांजेक्शन अप टू 10,000. तो अगर आपका NEFT है और अगर आपने अप टू 10,000 है तो 2 रुपए प्लस GST चार्जेस है वहां पे भाई. हाँ, अबाउट 2 लाख है वाया NEFT तो 20 रुपए प्लस GST है. इफ इट इज एन RTGS तो आपके बिटवीन 2 लाख टू 5 लाख है तो 20 रुपए प्लस GST. अगेन RTGS है तो अबाउ 5 लाख विल चार्ज 40 रुपीज. तो अबाउ 5 लाख रुपए अगर होता है तो आपसे जो है वो 40 रुपीज चार्ज करेंगे, है ना.
थोड़ा सा हाईलाइट। अपने को कैसा शॉर्ट नोट बनाना है, मतलब अपने को इस तरह से इसको लिखना है, करना है। 90 पेजेस का बुकलेट है। अब 90 पेजेस का बुकलेट है, 52 पेजेस तो हो गए इसके, देखो आधे से ज्यादा कोर्स हो गया। एज पर द न्यू चार्जेस ऑन द डिपॉजिट इन द विड्रॉवल, कैश डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट विल बी फ्री फॉर अप टू 3 ट्रांजेक्शन। मतलब उन्होंने बोला है कि कैश डिपॉजिट फ्री अप टू 3 ट्रांजेक्शन जो है इसमें है, कौन से अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में। हाँ, आफ्टर दैट अकाउंट होल्डर विल बी चार्ज 50 प्लस जीएसटी फॉर एवरी ट्रांजेक्शन। तो उसके बाद में जो है, बहुत रुपए लग रहे भाई, 50 रुपए प्लस जीएसटी लगेगा हर ट्रांजेक्शन पे। द मैक्सिमम लिमिट फॉर द डिपॉजिट ऑफ कैश एट नॉन होम ब्रांच इज 2 लाख पर डे। मतलब जिस बैंक में आपने खाता नहीं खोला है, उस बैंक, जिस बैंक में खाता खोला है उसके अलावा किसी ब्रांच में अगर आप पैसा डिपॉजिट करना चाहते हो तो 2 लाख रुपए प्रतिदिन की लिमिट है। देयर आफ्टर द नॉन होम ब्रांच मैनेजर गेट्स टू डिसाइड इफ द बैंक कैन एक्सेप्ट मोर कैश। Meanwhile, the account holder with an average monthly balance of 25,000 can perform free cash withdrawal twice a month. तो अगर कोई एवरेज मंथली बैलेंस है 25,000 रुपए का, तो 2 बार वो पैसा विड्रॉ कर सकता है। दोज विथ एन एवरेज मंथली बैलेंस ऑफ 25,000 to 50,000 कैन अवेल 10 फ्री कैश विड्रॉवल। तो अगर 25 से 10 50,000 रुपए है तो 10 कैश विड्रॉवल कर सकता है। एंड द चार्जेस फॉर द ट्रांजेक्शन बियॉन्ड द फ्री लिमिट आर अगेन 50 प्लस जीएसटी। तो 50 रुपए प्लस जीएसटी लगेंगे अगर अपन अपने बैंक अकाउंट से पैसा विड्रॉ करते हैं तो। for the above 50,000 up to 1 lakh the charges are 15 plus GST, while those are 1 lakh have unlimited transaction। तो 1 लाख रुपए से ज्यादा रखोगे तो अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो। ये भाई मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं, ये एक तो लिखे हुआ है इसलिए अपने को पढ़ना है, और हमारा स्टैंडर्ड बनता है ऐसी चीजों से। 800 पेजेस का आपका 4 सब्जेक्ट का मॉड्यूल है ये पूरा की पूरा, अराउंड जो है। अभी मैं पूरा ये बना दे रहा हूँ इसके बारे में, और आप इसको एक बार पढ़ लो। उसके बाद में जितना हमारे पास में मटेरियल अवेलेबल हो पाएगा इस चीज का, CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशन का MCQ फॉर्मेट में हम उसको बनाने की कोशिश पूरी करेंगे। RBI रिस्ट्रिक्ट द PMC बैंक ऑपरेशन। अब ये बहुत चला था बीच में न्यूज़पेपर में, दिन भर सुबह से लेके रात तक टीवी में यही दिख रहा था कि जो PMC है, पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक इसका पूरा नाम है। तो कल जाके अगर आपसे किसी ने पूछा कि भाई बताओ कि PMC का पूरा नाम क्या है, तो आप लोगों ने बताते हुए आना चाहिए इसका नाम है, और ये कोऑपरेटिव बैंक थी, हाँ, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, पंजाब एंड महाराष्ट्र आगे भी लिखे हुआ है, यहाँ पे भी लिखे हुआ है पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक अंडर द डायरेक्शन फॉर द 6 मंथ। तो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, अभी भी चालू नहीं हुआ है। दिस मीन्स अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द बैंकिंग फंक्शन लाइक लेंडिंग एंड विड्रॉवल बाय द कस्टमर। तो इसका मतलब ये है कि जो है बैंक ना ही पैसा ले सकती है ना ही पैसा लोगों को उधार दे सकती है। शुरुआत में कितने महीने के लिए बंद किया, 6 महीने के लिए। एज पर द डायरेक्शन ए डिपॉजिटर विल बी अलाउड टू विड्रॉ ए सम नॉट एक्सीडिंग 1,000 of the total balance in every saving account or current account or any other deposit account by whatever name called, subject to a condition stipulated in the RBI direction। इसका मतलब है शुरुआती दौर में जब पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर में तालाबंदी की गई, जब उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया 6 महीने के लिए कि आप ना ही लोगों से पैसा लो, ना ही लोगों को पैसा दो, ना ही लेंडिंग करो, ना ही विड्रॉवल करो, तो 1,000 रुपए की लिमिट दी गई कि हर कोई जो जिसका सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट है वो महीने में 1,000 रुपए निकाल सकता है। ठीक, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक मुंबई महाराष्ट्र। अब ये कोई पूछ लेवे कि भाई कहाँ था, तो ये बेसिकली मुंबई महाराष्ट्र का है। विदाउट ए प्रायर अप्रूवल इन राइटिंग फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल ऑल्सो नॉट एबल टू ग्रांट और रिन्यू एनी लोन्स and advances, make any investment, incur any liability including the borrower of
funds and the acceptance of the fresh deposit, disburse or agreed to disburse any payment whether in discharge of its liabilities and obligation or otherwise, enter into any compromise or arrangement and sell, transfer or otherwise dispose of any of the property or asset except as notified in the RBI direction dated September 23, 2019. The direction shall remain in force for a period of 6 months from the close of the business of the bank on September 23, 2019। तो इसका मतलब ये यहाँ तक का जितना भी मैंने पढ़ा, ये वाला जो पोर्शन है, इतना आपके लिए काम का नहीं है। ये बात मेरी समझो, इतना ये पोर्शन आपके लिए काम का नहीं है। ज्यादा से ज्यादा सितंबर 23, 2009 था। ये क्लोज ऑफ बिजनेस जो है ये काम का है, तो ये क्लोज ऑफ बिजनेस। अब इतना पोर्शन हमारे काम का नहीं है, उसमें सिर्फ ये लिखे हुआ है, इतने पोर्शन की बात मैं कर रहा हूँ, इतने पोर्शन की आपसे बात कर रहा हूँ कि इतने पोर्शन में सिर्फ ये लिखे हुआ है कि पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक को इस 6 महीने के दौरान, जो कि 6 महीना चालू हो रहा था सितंबर 23, 2019 से लेके वहां से लेके 6 महीने तक के, आरबीआई ने उनको किसी भी तरह का बिजनेस करने से रोक दिया है और कोई चीज करने की परमिशन अभी आरबीआई ने उनको नहीं दी है। क्लियर होता है ये बात? आईसीआईसीआई बैंक टू ओपन 450 न्यू ब्रांचेस। भाई आईसीआईसीआई फॉरेन बैंक है, तो भाई अपने इंडियन बैंक अगर डूबेंगे तो ये नई ब्रांचेस खोलेंगे। ऑन सितंबर 23, 2019 आईसीआईसीआई बैंक अनाउंस्ड एक्सपांशन of its retail network in the country by adding 450 new branches। तो आपने ध्यान देना है, 450 न्यू ब्रांचेस के बारे में है, सितंबर 23, 2019 के बारे में। मतलब ऊपर वाली जो डेट थी पीएमसी बंद होने की, जिस दिन पीएमसी बंद हो रहा है उसी दिन आरबीआई आईसीआईसीआई बैंक ने अनाउंस किया कि वो 450 ब्रांचेस और खोलेंगे। आईसीआईसीआई बैंक अनाउंस द एक्सपांशन ऑफ इट रिटेल नेटवर्क इन द country by adding 450 new branches in financial year 20। of this the bank has already added 320 branches। तो बैंक already added 320 branches so far and has also crossed the milestone of 5000 branches। मतलब जो आईसीआईसीआई बैंक है, इतना बड़ा बैंक है भारत देश का, 5000 ब्रांचेस उनके पास में हो गई है। द माइलस्टोन ब्रांच वाज सेट अप एट थाने इन महाराष्ट्र। तो जो माइलस्टोन ब्रांच जो 5000वीं ब्रांच है वो थाने महाराष्ट्र में सेटअप की गई थी। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। करंट डेवलपमेंट इन फाइनेंस एंड स्टॉक मार्केट जो है, तो स्टॉक और क्या क्या करंट डेवलपमेंट हुए। डिसइन्वेस्टमेंट इन एलआईसी है ना। डिसइन्वेस्टमेंट का बेसिक मतलब है कि गवर्नमेंट अपना पैसा निकाल रही है और दूसरे लोग यहाँ पे आएंगे, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि एलआईसी को भी बेचे। ठीक। ऑन डिसइन्वेस्टमेंट द फाइनेंस मिनिस्टर इन अर यूनियन बजट 2020 स्पीच अनाउंस्ड टू सेल अ पार्ट ऑफ इट्स होल्डिंग इन एलआईसी। तो यहाँ पे अनाउंस्ड टू सेल ए पार्ट ऑफ होल्डिंग इन एलआईसी बाय वे ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफर। आईपीओ का मतलब क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। व्हाट इज आईपीओ मीन? पहली बार पब्लिक से पैसा लेना। क्या हुआ? पहली बार पब्लिक से पैसा लेना। She mentioned the listing of the companies on stock exchange discipline a company and provide access to financial market। मतलब जो निर्मला सीतारमन जी थी, उन्होंने ये बोला कि जो एलआईसी है वो बहुत ही डिसिप्लिन कंपनी है और उसमें फाइनेंशियल मार्केट को एक्सेस प्रोवाइड करना चाहिए और अनलॉक करना चाहिए वैल्यू। मतलब करोड़ों रुपए का पैसा यहाँ पे पड़े हुआ है, तो उसको क्यों ना अनलॉक करे और गवर्नमेंट उसको ग्रोथ के लिए यूज करे। इट ऑल्सो गिव्स द अपॉर्चुनिटी फॉर रिटेल इन्वेस्टर टू पार्टिसिपेट इन वेल्थ सो क्रिएटेड। एलआईसी, हम आज भी इंश्योरेंस बोलते हैं तो इंश्योरेंस कहाँ बोलते हैं? हम आज एलआईसी बोलते हैं। एलआईसी लिया क्या रे? तो एचडीएफसी का एलआईसी लिया क्या? आईसीआईसीआई का एलआईसी लिया क्या? वो कोटक महिंद्रा का एलआईसी लिया क्या? ऐसा बोलते हैं अपन लोग। मतलब किसी दूसरी कंपनी की भी इंश्योरेंस पॉलिसी हम अगर लेते हैं तो हम उसको इंश्योरेंस पॉलिसी ना बोल के एलआईसी बोलते। इतनी ज्यादा गुडविल एलआईसी की मार्केट में है।
द टैक्स कंसेशन फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, तो हमारे यहाँ पे टैक्स कंसेशन देंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को, इन ऑर्डर टू इंसेंटिवाइज द इन्वेस्टमेंट बाय सॉवरिन वेल्थ फंड ऑफ, सॉवरिन मतलब सबसे उच्च होता है ना, ये हो गया आपका सॉवरिन। अब बोलते चलना, हाँ ये अब कोई, ये अपन लोग बहुत सीरियस हार्डकोर पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पे कोई एंटरटेनमेंट वाली चीज नहीं है ये, तो हम लोग लाइव क्लासेस जो है ना लेके ये प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू पढ़ रहे हैं, तो हमको जैसा क्लास में होता है वैसा ही होगा ना ये भी तो भाई। तो सबसे उच्च, तो बहुत सारी गवर्नमेंट्स हैं, उनके बहुत सारे फंड्स बनाए हुए हैं, जैसे दुबई की गवर्नमेंट है, यूएई की गवर्नमेंट है ना, रशिया की गवर्नमेंट है, तो इनके सॉवरिन फंड है, जैसे एलआईसी हमारे यहाँ का सॉवरिन फंड है। इन द प्रायोरिटी सेक्टर द यूनियन बजट 2020 प्रपोजेस टू ग्रांट 100% टैक्स एग्जेम्पशन, तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि कितना ग्रांट करेंगे, तो प्रपोज टू ग्रांट ए 100% टैक्स एग्जेम्पशन टू द इंटरेस्ट, डिविडेंड and the capital gain income in respect of investment made in infrastructure and other notified sector, मतलब जो बाहर के सबसे उच्च कोटि के रेटेड वेल्थ फंड ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट होंगी, फॉरेन गवर्नमेंट के, हाँ ध्यान देने वाली बात है, किसी प्राइवेट पार्टी के नहीं होंगे, वॉरेन बफेट का नहीं होगा, किसी प्राइवेट पार्टी के नहीं, गवर्नमेंट के अगर होंगे और उनको अगर कमाई होती है किसी भी तरह की इंटरेस्ट, डिविडेंड, कैपिटल गेन की इन्वेस्टमेंट करने पे इंफ्रास्ट्रक्चर या नोटिफाइड सेक्टर में, कब तक के 31 मार्च 2024 तक के, तो वो पूरी तरह से माफ है, मगर गवर्नमेंट ने कंडीशन लगाई है कि विद अ मिनिमम लॉक इन पीरियड ऑफ 3 इयर्स, मतलब 3 साल का लॉक इन हम प्रोवाइड करेंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है, गवर्नमेंट ने बोला है कि फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट्स है उनको हम लोग कुछ टैक्स एग्जेम्पशन देंगे, तो किन को देंगे, फॉरेन की गवर्नमेंट के सॉवरिन वेल्थ फंड को देंगे, अगर वो 2020 में 2020-21 तक के जो है या 24 तक के जो है, 2024 तक के जो है, अगर वो पैसा लगाते हैं, 3 साल तक का पैसा लॉक हो जाएगा एक बार लगाने पे, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में लगाएंगे, इंटरेस्ट, डिविडेंड और कैपिटल गेन टैक्स नहीं होगा उनका। उसके बाद में एबॉलिशन ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, इस बारे में बहुत चर्चा थी कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स डीडीटी को खत्म किया जाए, और कंसेशनल कॉर्पोरेट टैक्स, तो कॉर्पोरेट का भी जो टैक्सेशन रेट है वो कम किया गया है भारत सरकार ने, फरवरी 2020 के प्रपोजल की बात कर रहा हूं, यूनियन बजट की मैं। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडियन इक्विटी मार्केट एंड टू प्रोवाइड द रिलीफ टू ए लार्ज क्लास ऑफ इन्वेस्टर, मतलब क्या होता था कि ये जो डिविडेंड बांटा जाता था उस पे टैक्स लगता था, तो गवर्नमेंट ने बोला कि अब ये टैक्स जो लगता है डिविडेंड बांटने पे उस पे अब नहीं लगेगा। तो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द अट्रैक्टिवनेस ऑफ द इंडियन इक्विटी मार्केट एंड टू प्रोवाइड रिलीफ टू ए लार्ज क्लास ऑफ इन्वेस्टर, द यूनियन बजट 2020 has proposed to remove the DDT, है ना, आप देखेंगे रेड मार्कर वहां पे दिख रहा है आपको, and adopt the classical system of a dividend taxation under which the companies would not require to pay the DDT. What is DDT? Dividend distribution tax. ठीक, the dividend shall be taxed only in the hands of recipient at their applicable rate, मतलब जो भी उसको मिलेगा, अब जैसे समझ लो मेरे को डिविडेंड मिला रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से, तो मेरी इनकम हो गई, और वो जो मेरी इनकम हो गई वो इन्वेस्टमेंट से हुई, तो अगर मेरी इन्वेस्टमेंट अदर सोर्सेज में आ रही है तो अदर सोर्सेज में मैं उसको टैक्स करूंगा, मेरे को मतलब कंपनी को देना नहीं पड़ेगा। नो डीडीटी बाय द कंपनी, नो डीडीटी पेबल बाय द कंपनी, तो कंपनी कोई डीडीटी पे नहीं करेंगी। The dividend shall be taxed only in the hands of recipient at their applicable rate. The move will encourage more distribution of profit by the companies, thereby also increasing the purchasing power of the shareholder. It will attract the global investor and more funds into the economy to set up their operation in India.
In order to remove the cascading effect, it also proposed to allow deduction from the dividend received by the holding company from the subsidiary company. ये एक अच्छी बात लगी मेरे को कि ये जो है इन्होंने जो है it also has proposed to allow deduction for the dividend received by the holding company from the subsidiary company. मतलब अगर आप अपनी होल्डिंग कंपनी को भी टैक्स डिविडेंड देते हो तो वो टैक्सेस में नहीं आएगा, जो सब्सिडी होल्डिंग को मिल रहा है उसको तो टैक्स होने वाला है। तो हमारा बोलना भी यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट चाहती है कि फॉरेन के लोग इंडिया में पैसा लगाए। जब वो इंडिया में पैसा लगाए और इंडिया में एक टैक्स लग रहा है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, अगर वो पैसा लगाएंगी तो डिविडेंड मिलेगा तो उस पर टैक्स लगेगा। तो फॉरेन वाले जो है पैसा नहीं लगाते थे इंडिया में, ये कम लगाते थे, तो गवर्नमेंट ने बोला चलो उसको माफ करते हैं। और इवन अगर किसी कंपनी ने दूसरी कंपनी में पैसा लगाया तो बड़ी कंपनी को बोलते हैं पेरेंट कंपनी, छोटी को बोलते हैं सब्सिडियरी कंपनी। तो जो सब्सिडियरी कंपनी डिविडेंड देंगी होल्डिंग कंपनी को वो भी टैक्स नहीं होगा। इंडिया स्टेज ग्लोबल कॉम्पिटिटिव एंड फेवर डेस्टिनेशन फॉर द इन्वेस्टमेंट। बहुत पैसा आ रहा है, इवन अभी आगे में है, आप आगे हो सकता है जियो और रिलायंस का डील हुआ है 43,000 करोड़ रुपीस में। जियो ने जो है रिलायंस इन्होंने जो है फेसबुक ने जो है जियो प्लेटफॉर्म्स में 43,000 करोड़ रुपीस देके करीबन 10% हिस्सा खरीदा है। कितना हिस्सा खरीदा है? मात्र 10% हिस्सा खरीदा है। और एक कोई कंपनी और है, उन्होंने 1.15% हिस्सा खरीदा है 5,000 करोड़ रुपए देके जियो प्लेटफॉर्म्स में। ठीक, तो ऐसे बड़े बड़े लोग आ गए इंडिया में भाई, ऐसे 10, 20, 50 हर साल आ गए, तो फिर तो देखना ही क्या है। ए बोल्ड हिस्टोरिक डिसीजन हैज बीन टेकन टू रिड्यूस द कॉर्पोरेट टैक्स रेट फॉर द न्यू कंपनीज इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू एन अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ 15%। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तो हमने क्या किया है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 15% पिला दिया है कॉर्पोरेट टैक्स रेट। And for the existing companies, the rate of tax brought down to 22%. As a result, corporate tax rate now amongst the lowest in the world. मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 15% ला दिया हमने कॉर्पोरेट टैक्स रेट, और बाकी की कंपनीज के लिए हमने 22% पे ला दिया। पूरी दुनिया में सबसे कम टैक्सेशन कॉर्पोरेट्स का, कंपनीज का इंडिया में है। रिडक्शन ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स, गवर्नमेंट हैज ब्रॉट इन द टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019। तो टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 टू मेक सर्टेन अमेंडमेंट इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड द फाइनेंस नंबर 2। ये क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, इलेक्शंस होने वाले रहते हैं, तो उस समय 2 भागों में बजट आता है। एक्ट 2019, तो इलेक्शन के पहले जो बजट आता है उसको बोलते हैं फाइनेंस नंबर 1 बजट, और इलेक्शन के बाद फाइनेंस नंबर 2 बजट। दिस वाज अनाउंस्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स श्रीमती निर्मला सीतारमन। पूछा जाएगा कि निर्मला सीतारमन इज हु? तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर और कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्री भी है, मतलब कंपनी अफेयर्स की मंत्री भी निर्मला सीतारमन जी ही है। ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस इन गोवा on September 20, 2019, the silent feature of these amendments are is under, in order to promote the growth and the investment, a new provision has been inserted in the Income Tax Act with effect from 2019 to 20, which allows any domestic company an option to pay income tax at the rate of 22, subject to condition that they will not avail एनी एग्जेम्पशन इंसेंटिव। मतलब गवर्नमेंट ने, निर्मला सीतारमन ने अभी एक पॉइंट लाए कि उन्होंने बोला कि आप 22% तक का इनकम टैक्स अवेल कर सकते हो, इनकम टैक्स दे सकते हो, मगर आपको किसी भी तरीके का और एग्जेम्पशन या छूट हम नहीं देंगे। तो ये यहाँ पे जो है एग्जेम्पशन वर्ड का मतलब, यहाँ पे जो एग्जेम्पशन है, एग्जेम्पशन वर्ड का मतलब है छूट, है ना? ठीक है, तो आपको हम वो नहीं देंगे। तो क्या आप चाहते हो कि 22% कर देवे? नहीं, तो इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्सेशन शैल बी, और अगर आप छूट लेना चाहते हो तो फिर आपको 25% इंक्लूसिव ऑफ सरचार्ज एंड सेसेस। तो ऑल्सो सच कंपनी शैल नॉट रिक्वायर्ड टू पे द मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। तो एक मैट करके बोला जाता था, तो उसको भी पे करने का जरूरत आगे आपको नहीं पड़ेगा, ऐसा उन्होंने बोला है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स।
in order to attract the fresh investment in manufacturing and thereby provide boost to make India initiative of the government, another new provision has been inserted in the Income Tax Act with effect from financial year 1920, which allows any new domestic company incorporated on or after 1st October 2019 making fresh investment in manufacturing an option to pay income tax at 15%. तो ये भी आया है, अगर 1 अक्टूबर 2019 के बाद में आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कोई कंपनी लगा रहे हो तो 15% टैक्स ही आपको देना पड़ेगा। ठीक, दिस बेनिफिट इज अवेलेबल टू कंपनीज विच डू नॉट अवेल एनी एग्जेम्पशन इंसेंटिव, मतलब ये एग्जेम्पशन भी उनको अवेलेबल होगा जो कोई इंसेंटिव्स या एग्जेम्पशंस अवेलेबल नहीं कर रहे हैं, मतलब ये बेनिफिट वाला जो है सिर्फ उनको है। अगर आप पूरे एग्जेम्पशंस बेनिफिट ले रहे हो तो 15 नहीं है, फिर वो जो भी आपके टैक्स ब्रैकेट में आप आते हो 25% उसमें हो जाएगा। एंड फॉर दिस कंपनी शैल बी 17.01 इंक्लूसिव ऑफ सरचार्ज, मतलब 15% ऐसे है, फिर वो जो सरचार्ज वगैरह लग जाता है उसके बाद वो इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्सेशन जो है वो 17.01% होता है। ऑल्सो सच कंपनी शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे द मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, और ऐसी कंपनियों को हमने मैट की कंडीशन से भी मुक्ति प्रोवाइड की है। कंपनी विच डज नॉट ऑफर कंसेशनल टैक्स रेजिम, मतलब आपने बोला कि भाई मैं तो कंसेशनल टैक्स नहीं दूंगा या दूंगी, मैं तो वही 25% में जाऊंगी, एंड अवेल टैक्स एग्जेम्पशन, और अवेल करते हैं टैक्स एग्जेम्पशन, इंसेंटिव शैल कंटिन्यू टू पे टैक्स एट प्री अमेंडेड रेट, मतलब जो भी रेट डिसाइडेड हुआ था उस पे देंगे। However, these companies can opt for concessional tax regime after the expiry of their tax holiday exemption period. After the exercise of option, they shall be liable to pay tax at 22, and option once exercised cannot be subsequently withdrawn. Further, in order to provide relief to the companies which continue to avail exemption oblique incentive, the rate of MAT has been reduced from 18.5 to 15%, मतलब हमने आपको 15%, अगर आपने एग्जेम्पशन नहीं लिए तो 15% टैक्स देना। ठीक, डी आता है, इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज द फ्लो ऑफ फंड्स इनटू कैपिटल मार्केट इट इज प्रोवाइडेड दैट enhanced surcharge introduced by the Finance Number 2 Act 2009 shall not apply on capital gain arising on sale of equity in company or on unit of equity oriented fund or unit of business trust liable for securities transaction tax in hands of an individual HUF, AOP, BOI, AJP। तो ये अलग अलग तरह की कंपनियां हैं, हम लोग इसको बोल सकते हैं। जैसे अगर किसी ने पूछा कि व्हाट इज HUF, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन, BOI बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, AJP आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। ठीक, उसके बाद में द इनहेंस्ड सरचार्ज शेल नॉट, यहां पे पढ़ रहा हूं मैं, द इनहेंस्ड सरचार्ज शेल नॉट अप्लाई टू कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन सेल ऑफ एनी सिक्योरिटी इंक्लूडिंग डेरिवेटिव इन द हैंड ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। तो इन्होंने एक FPI के लिए नियम बनाया है, क्योंकि FPI उस समय बहुत क्यूरियस थे, वो अपना पैसा पूरा भारत से निकालना चाह रहे थे। तो अगर FPI ने कोई पैसा कमाया है कैपिटल गेन के तौर पे तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो कैपिटल गेन जो है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, मतलब सरचार्ज नहीं लगेगा उस पे, जो है इनहेंस्ड सरचार्ज नहीं लगेगा। तो इनहेंस्ड सरचार्ज नॉट अप्लाई
टू कैपिटल गेन, ऐसा है वो। हाँ, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड रिलीफ टू लिस्टेड कंपनी विच हैव ऑलरेडी मेड अ पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ बायबैक बिफोर 5th जुलाई 2019, इट इज प्रोवाइडेड दैट टैक्स ऑन बायबैक ऑफ शेयर इन केस ऑफ सच कंपनी शेल नॉट बी चार्ज। तो उन्होंने एक बोला है कि अगर कोई कंपनी है और उन्होंने 5 जुलाई 2019 के पहले बायबैक अनाउंस कर चुके हैं, तो बायबैक करने के समय अगर कुछ बेनिफिट्स होते हैं उनको, तो उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू एक्सपेंड द स्कोप ऑफ CSR। व्हाट इज CSR? CSR 2% लगता है। तो व्हाट इज CSR? इट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, 2%। न्यू CSR फंड 2% फंड कैन बी स्पेंड ऑन इंक्यूबेटर्स। इंक्यूबेटर्स कौन होते हैं? तो इंक्यूबेटर्स जो होते हैं, इंक्यूबेटर्स persons with technical knowledge but low capital, तो इनको फंडिंग होती है। इंक्यूबेटर्स फंडेड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट और एनी स्टेट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो इन लोगों को भी गवर्नमेंट ने बोला है कि जो CSR के 2% का बेनिफिट है, मतलब जो इन पे अप्लाई ना करें हम लोग, एंड मेकिंग द कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज, IIT, नेशनल लेबोरेटरीज, ऑटोनोमस बॉडीज एस्टैब्लिश्ड। मतलब उसमें इनको भी लाया गया कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो 2% का CSR खर्चा करना चाहती है, अगर वो IIT को लाइब्रेरी बना के देना चाहे, ICMR में देना चाहे, CSIR में देना चाहे, तो वो देवे और हम उनको 2% CSR में मानेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में देना है। एंगेज इन कंडक्टिंग द रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन एम्ड एट प्रमोटिंग द SDG। देखेंगे अब ये हमारा सेकेंड चैप्टर ये खत्म हो गया है। अब इसके जो क्वेश्चंस है वो हम लोग देख रहे हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बार्ड विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक फ्रॉम डूइंग द बिजनेस फॉर 6 मंथ? पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक। इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? इसको शॉर्ट में हम PMC बोलते हैं। हाँ, विच बैंक हैज रिसीव द सर्विस चार्जेस फॉर डिपॉजिट, कैश विड्रॉवल, नॉन मेंटेनेंस इन एवरेज मंथली बैलेंस फ्रॉम October 1, 2019? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत का महाराजा बैंक बोला जाता है। सबसे ज्यादा महंगा बैंक है ये भारत का हर तरीके से, मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं बोल रहा हूँ आपको। हु हैज लॉन्च द आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम AEPS सर्विसेज रिसेंटली? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है। आपको शायद मालूम होगा कि जो अपना पोस्ट ऑफिस था उसको बैंक बना दिया अब इन्होंने, क्योंकि वो चिट्ठी पत्री अब आती जाती नहीं है, तो उसको चलो इसी में यूज कर लेंगे। नेम ऑफ द न्यू एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च बाय द एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ECGC टू ईज द लैंडिंग ऑफ लोन टू एक्सपोर्टर? निर्वित ऋण विकास योजना करके, निर्वित करके इन्होंने लॉन्च किया है इस स्कीम को। इन्होंने लॉन्च किया है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस स्कीम, ECGC ने लॉन्च किया इसको। किसने लॉन्च किया इसको? ECGC ने लॉन्च किया है। विच पेमेंट बैंक हैज लॉन्च भरोसा सेविंग अकाउंट सर्विस बाय कस्टमर कैन गेट अ पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस अप टू 5 लाख विथ मिनिमम बैलेंस ऑफ 500? तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने इसको लॉन्च किया है। तो भरोसा सेविंग अकाउंट सर्विस जो है वो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस 5 लाख के लिए लॉन्च किया है। मिनिमम बैलेंस 500 का होना मगर पेमेंट बैंक में। हाँ, विच बैंक प्रेसिडेंट टेक Heiko Nakao has announced his resignation effective from January 16, 2000? तो टेक Heiko Nakao has announced Asian Development Bank ADB है। Who will head the committee constituted by SEBI
बार बार बोला है, सेबी का पूरा नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, टू सजेस्ट द पॉसिबल मेजर एंड रेगुलेशंस इन क्रिएटिंग द सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस। इशात हुसैन जो है उन्होंने इसको बोला है, कमेटी को हेड किया था उन्होंने। हु हेडेड द एक्सपर्ट कमेटी दैट रिकमेंडेड द आरबीआई टू रिवाइज द गाइडलाइन ऑन कंकरेंट ऑडिट सिस्टम। जो कंकरेंट ऑडिट सिस्टम पे गाइडलाइन बनाने की एक्सपर्ट कमेटी थी उसको यजदी हिरजी मालेगम ने हेड किया था और उन्होंने इसको आगे बढ़ाया था। ठीक, what is the increased loan limit for small exporters sanctioned by RBI in order to boost the credit period, boost credit to the export sector? 40 करोड़, तो 40 करोड़ रुपीस का लिमिट है, इंक्रीज्ड लिमिट है, एक्सपोर्टर्स के लिए है, आरबीआई ने सैंक्शन किए हुआ है। Who was appointed as the managing director and the chief executive officer of Federal Bank? श्याम श्रीनिवासन जो है अपॉइंटेड हुए थे मैनेजिंग डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव फेडरल बैंक के। तो फेडरल बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव कौन अपॉइंट हुए हैं? श्याम श्रीनिवासन। इंक्रीज लोन की लिमिट एक्सपोर्टर के लिए आरबीआई ने बढ़ाई है 40 करोड़ रुपए तक के। उसके बाद में जो भरोसा नाम का स्कीम है वो एयरटेल ने लॉन्च किया है। उसमें अगर आपके एयरटेल अकाउंट में 500 रुपए है तो आपको 5 लाख का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, क्या बोला है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस अप टू 5 लाख मिलेगा, भरोसा स्कीम। ठीक, टेक हाइको नकाओ जो है वो एशिया डेवलपमेंट बैंक से उन्होंने रिजिग्नेशन दिया था जनवरी 16 2020 में। ठीक, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की कमेटी जो है उसको इशात हुसैन ने हेड किया था और जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कंकरेंट ऑडिट सिस्टम पे उसको यजदी हिरजी मालेगम ने हेड किया था। तो ये इतने सारे पॉइंट्स हम लोगों ने इसमें डिस्कस किए। ये सेकंड चैप्टर अभी हमारा खत्म हो गया है। तो ये क्या खत्म हो गया, हमारा सेकंड चैप्टर अभी जो है हमारा खत्म हो गया है, कंप्लीट हो गया है सेकंड चैप्टर इसका। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो वी हैव थर्ड लेसन पॉलिटिकल अफेयर्स। तो पॉलिटिकल अफेयर्स नाम का अब हमारा थर्ड चैप्टर है। इस